जय हिंद दोस्तों। हम लोग लोअर पीसीएस के लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो 10 नंबर का था इसकी सीरीज़ चला रहे थे। तो ये सीरीज़ का चौथा वीडियो है। तो आई होप आप लोगों ने 3 वीडियो बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, उनका नोट्स भी बना लिया होगा या आपने पीडीएफ निकलवा ली होगी। चलिए आगे की क्लास में हम पूरा बहुत अच्छे से सेशन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास हम लोग देखते हैं। उससे पहले ये बात समझ लो कि जो हमारा जो ये सिलेबस है, ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट का एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, ये वो सिलेबस है जिसकी हम आप लोगों से चर्चा करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। देखिए, जब हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी से इसे पोर्शन से चालू किया था, हमने आपको कहा था 6 से 7 क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 क्लासें हुई थी जैव विविधता। आज हम लोग क्या करेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और कुछ जो टॉपिक जैव विविधता से रह गए थे वो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक थे 3 बहुत अच्छे टॉपिक थे। ये पूरा बेसिक है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके आगे के टॉपिक को धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक, यहाँ तक इसके पहले तक हमने सारा डाटा कंप्लीट कराया था। आज हम लोग बात करेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। लेकिन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क, ये सब में क्या मूल अंतर है वो हमको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। देखो, ये चीज़ समझ लो, क्योंकि बहुत लोग पढ़ाई तो आप भी अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन चीज़ों में जो सस्पेंस रहता है वो चीज़ें आप समझनी होंगी कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, ये बात आपको समझनी है। तो जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो ये समझ लो कि ये है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसी के अंतर्गत आ जाते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और इसी के अंतर्गत आ जाते हैं राष्ट्रीय पार्क। ये ठीक है, इस तरीके से तो इसी के अंदर ही दोनों आ जाते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ये क्या होता है, तो ये वो होता है कि वे जीव जंतुओं का प्राकृतिक निवास होता है। यहाँ आप वनों की कटाई नहीं कर सकते, यहाँ शिकार नहीं कर सकते, यहाँ पशुओं को आप चरा नहीं सकते, चराई नहीं कर सकते। ठीक है, ये होते हैं वन्य जीव। और राष्ट्रीय पार्क जो नेशनल पार्क होते हैं, जीव जंतु वनस्पति, ये जीव जंतुओं के अलावा वनस्पतियों के लिए भी संरक्षण देता है। ठीक है, यहाँ बिना अनुमति के आप प्रवेश नहीं कर सकते हो, पशु नहीं चरा सकते हो, लकड़ी नहीं काट सकते हो, शिकार नहीं कर सकते हो। ये सारी पाबंदियाँ आपको देखने को मिलती हैं राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। लेकिन जब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो यहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, वनस्पतियाँ, प्रजातियाँ सबका संरक्षण किया जाता है। जो पृथ्वी में ये चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें मौजूद हैं, उन सबका संरक्षण बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत किया जाता है। चलिए, ये तो परिभाषा थी जो आपको समझने की ज़रूरत थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा कि जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं ये क्यों बनाए गए। तो हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे। तो बायोडाइवर्सिटी में आप लोगों को हमने बताया था, उसके प्रकार बताए थे, उसके स्तर बताए थे, अल्फा बीटा गामा, ये सब हमने वो आप लोगों को करवा दिया था। अब उसमें एक ये पॉइंट आता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण के लिए भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो जब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ कानून्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसे पूछ लेते भी देख लेते हैं हम लोग कि जैसे कि राष्ट्रीय वन नीति, ये क्वेश्चन आप जानते हो कि ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब अपनाई गई, ठीक है, पशुओं के लिए क्रूरता निवारण अधिनियम कब अपनाया गया, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब अपनाया गया, सबसे ज़्यादा तो यही पूछते हैं आपसे। 1986 वाला जैव विविधता अधिनियम कब अपनाया गया, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण कानून नीति कब अपनाई गई। ये जो नीतियां हैं, ये जो संरक्षण से नियमित नीतिगत दस्तावेज हैं, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी तरीके से अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक देख लिया। इसके आगे हम लोग देखते हैं जो हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़े। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से रिलेटेड हमने कानून पढ़ा। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो टोटल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने? 18 हैं। सबसे जो पहला बना वो बना नीलगिरी, यही पूछा जाता है। 1986 में बना। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में इसका विस्तार है। दूसरा बना नंदा देवी 1988। तीसरा बना नोकरेक 1988। फिर बना मानस 1989। सुंदरवन 1989। सबसे अंतिम 2011 में बना था पन्ना, ये जो एमपी में है।
तो आपके स्टार्टिंग के जो 3 हैं इनका आपस में सन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है कथन। तो ये आपको याद करके स्टार्टिंग के दो 3 हैं वो आपको याद करके चलना है। 18 हैं टोटल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 18 हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपने पढ़ लिया, जिसके उसी के अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्य आते हैं और नेशनल पार्क आते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पे हमने पढ़ा, उसके नीतिगत दस्तावेज क्या है, क्या कानून है, वो हमने पढ़े। टोटल भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हमने यहाँ पे देख लिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। ये देखिए, ये बैच से रिलेटेड जानकारी आप लोग पहले समझ लो कि अभी तक जब हम क्लास आप लोगों को करा रहे हैं यहाँ तक यूपीजी के पूरा 20 नंबर का वो कंप्लीट होकर के फाइल लग गई है। आप लोग मॉर्निंग में यानी कि कल मंडे को प्रिंट आउट कराइएगा, उसमें जो करेक्शन अभी है वो आज रात में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मंडे को कराइएगा। हिस्ट्री पूरी कंप्लीट जो 5 नंबरों की आती है ये भी आपकी कंप्लीट होके लग गई है। तो दोनों फाइल आपको मंडे को ही प्रिंट आउट करानी है, जो भी करेक्शन होंगे रात में हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और फाइल जो अगली जियोग्राफी या अन्य टॉपिक की लग जाएगी, ठीक है, वो आज रात में लग जाएगी। तो मंडे को आप लगभग 3 फाइलें प्रिंट आउट कराएंगे। इसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट वाला, डिजास्टर मैनेजमेंट, कंप्यूटर, ये वाले टॉपिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक आप लोगों को प्रिंट आउट के लिए हम नोट्स कंप्लीट करके अपडेट डाटा देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ये पूरा जो हम लोगों का जो लोअर पीसेस का बैच है, बैच में सिर्फ और सिर्फ नोट्स हैं, क्योंकि जितनी क्लास हम कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो यूट्यूब में होती हैं। तो एप्लीकेशन में सिर्फ आपको नोट्स मिलेगा। आप चाहो तो यूट्यूब की क्लास देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं भी देख सकते हो। बाकी ये आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, प्लस करंट अफेयर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। यूपी स्पेशल मिलेगा, PYQ 15-20 सालों के मिलेंगे, सामान्य अध्ययन मिलेंगे, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी मिलेगा, प्लस आपको करंट अफेयर मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप से आप जानकारी ले सकते हो, यानी डायरेक्ट आप GS रिव्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जैसे डाउनलोड करोगे पेड बैच में जा करके आपको ये पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अंतिम डेट हमने बताई थी 20 से 25 जून के भीतर आपका कंटेंट कंप्लीट होकर के आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। इधर हम क्लासें धीरे धीरे कराते रहेंगे। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्या कि जब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हैं तो कुछ उसमें जो हमने देखा, सबसे पहले तो हमने देखा बायोस्फीयर रिजर्व, फिर हमने देखे कुछ उसके सिद्धांत, फिर हमने देखे कि बायोस्फीयर रिजर्व भारत में जो 18 है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। अब हम लोग देखने वाले हैं संकटग्रस्त पशु एवं पादप प्रजातियां। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है। तो ये भी आपने अच्छे से जाना होगा कि नहीं। यहाँ जो रेड डाटा बुक है इसी के बारे में पूछ लेता है। जो रेड डाटा बुक IUCN इसको क्या करता है, प्रसारित करता है। रेड डाटा बुक वो सूची होती है जो संकटग्रस्त पशु प्रजातियों की लिस्ट तैयार करती है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि लाल सूची, इसी को रेड डाटा बुक कहते हैं। 1963 से IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्राकृतिक संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त पशु एवं प्रजातियों की एक सूची तैयार करने का काम करती है रेड डाटा बुक, ठीक। अब इसमें उसने 3 कैटेगरी बना रखी हैं। एक कैटेगरी होती है अति संकटग्रस्त, एक होती है संकटग्रस्त, एक तो होती है कि जो संकटग्रस्त के नज़दीक है। तो हमने बताया कि रेड डाटा बुक का काम है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करना। ये संस्था जो रेड डाटा बुक है ये कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। कब से कर रहा है, 1963 से कर रहा है। ये अपनी 3 सूचियाँ बनाता है, एक सूची में अति संकटग्रस्त रखता है। जैसे सोन चिरैया का आपने नाम सुना होगा, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारतीय सारंग, स्लेटी टिटहरी, साइबेरियन सारस, ये अति संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में आते हैं और इनके डायरेक्ट आपसे उदाहरण पूछता है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करना, प्लीज़ आप इसको जैसे मैंने लिखा है स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे ही कॉपी में हो उतारना। आप चाहो तो गूगल या अन्य सोर्स से यहाँ पे एग्जाम्पल बढ़ा सकते हो, लेकिन इतने एग्जाम्पल हटाने नहीं हैं, ठीक है। सारे PYQ से ही कुछ एग्जाम्पल इसमें डाले गए हैं, ठीक है। जैसे कि नारंगी जो मीन पंख वाली मछली होती है ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब संकटग्रस्त की जब बात करते हैं तो कस्तूरी मृग आता है, लाल पांडा आता है, महासीर मछली आती है, नीली मीन पंख आती है, नारंगी मीन पंख वाली मछली आती है, मोरचाप चित्तीदार
बिल्ली, ये जो कावेरी नदी के साइड में पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन बंगाल की खाड़ी में जो पाई जाती हैं, तो ये सारे जो हैं ये संकटग्रस्त के श्रेणी में आते हैं। लेकिन संकट के नज़दीक कौन है, तो एशियाई वन्य गधा, ये संकट के सबसे नज़दीक है। तो आई होप ये जो आपने संकटग्रस्त पशु एवं पादप प्रजातियों की आपने श्रेणी देखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयार करना है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अभ्यारण्य और रिजर्व जैव मंडल। हमने ऊपर आपको बताया था कि जब हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ते हैं तो उसी के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ते हैं, उसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेशनल पार्क पढ़ते हैं। तो हमने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो बता दिए, 18 टोटल हैं, उनके लिए जो कानून बनाए गए वो भी बता दिए, उसकी परिभाषा बता दी। फिर हमने संकटग्रस्त जीवों से संबंधित सूची जो रेड डाटा बुक जारी करती है वो समझ लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और रिजर्व हैं उनको। तो देखो जब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, नेशनल पार्क की, तो वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु ये बनाया गया है। भारत में इनकी संख्या कितनी है, 106। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है, 18। ठीक है, ये याद रखना है आपको। यहाँ पर मानव क्रियाकलाप वर्जित, शिकार करना वर्जित, चराई घास काटना वर्जित। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसका नाम क्या चलता था, हैली नेशनल पार्क। 1936 में इसका नाम था हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका नाम पहले था हैली नेशनल पार्क, बाद में इसी का नाम बदल कर किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है, तो पहला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में, जिसकी शुरुआत हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है 12 और असम में है 7। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान की टोटल संख्या 106 है, और पहला कौन है और सर्वाधिक कहाँ पे है ये भी आपने देख लिया। देखो डाटा आपको पढ़ना बिल्कुल इसी तरीके से कि माइंड में कोई उलझन ना हो, एक एक डाटा क्लियर होता जाए कि हमने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़े, अब हम लोग राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 थे, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 106 हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है। हमने क्या कर रखा है, जो लगभग जो 50-60 जो घूम घूम के एग्जाम से में आपसे पूछता है वो हमने यहाँ पे मेंशन करा है। आप चाहो तो इसका डाटा बढ़ा लेना, लेकिन हम इतना ही आपको नोट्स में देते हैं। क्यों, क्योंकि लगभग ये देखेंगे आप तो 60 के लगभग लिखे होंगे। टोटल 106 हैं, 60 से 65 हमने लिख रखे हैं, और ये वही हैं जो बार बार घूम घूम के आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे डाची ग्राम जम्मू कश्मीर में कौन कौन से स्थित हैं, तो डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट जानते, यही दो आपसे पूछता है। घना पक्षी विहार, रणथंभौर, कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का बाग रिजर्व, सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछता है सरिस्का बाग वाला पूछता है। ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा बाग रिजर्व, ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, तो इसमें सुंदरवन का पूछता है। नागार्जुन सागर श्री सैलम बाग रिजर्व, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, भगवान महावीर उद्यान, ये कई बार एग्जाम में आया है, ये गोवा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके टिक लगा रहे हैं, उनको आप एक बार प्लीज अच्छे से देखिएगा। नोमरेक आप लोग जानते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, देखो उत्तराखंड में 3-4 हैं, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उसी को जिम कॉर्बेट कहते हैं। ये कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। दुधवा तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा भी चंदौली में है, दुधवा लखीमपुर खीरी में है, तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपसे पूछा गया था, गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ओरंग अभ्यारण्य ये असम में है। ठीक है, मानस गैंडा के लिए ये भी असम में है। तो ये असम के 3-4 जो हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, दिहांग दिबांग अभ्यारण्य, पाकोई बाग रिजर्व या नाम दफा बाग रिजर्व, या बंदीपुर राष्ट्रीय पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, पेरियार का तो आप जानते हो केरल में है, साइलेंट वैली भी केरल में है।
ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय रिजर्व तमिलनाडु में है। तो ये आपको जो हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है कंटेंट, लगभग हमने बताया 50-60 होंगे, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, घुमा घुमा करके इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछता है। आप चाहो तो 106 की पूरी लिस्ट पड़ी होगी, आप निकाल के उसको अपने उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने इतना दिया है, आप कमेंट करेंगे तो हम लिस्ट भी ऐड करा देंगे, कोई बड़ी चीज़ उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसी तरीके से आपने नोट्स में इसको सम्मिलित कर लेना है। आई होप चीज़ें आप समझ रहे होंगे, आपके समझ में आ भी रहा होगा। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें उत्तर जो उड़ीसा का भितरकनिका वाला बहुत पूछता है, याद रखिएगा, सिमलीपाल वाला भी। अब हम देखने वाले हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। हमने ऊपर क्या देखा, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब हम लोग देखने वाले हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो पहले समझ लो होते क्या है। तो वे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं ताकि जीव सुरक्षित रहें और उनकी आबादी बनी रहे। टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य 567 है, सामुदायिक रिजर्व 220 है, संरक्षण रिजर्व 105 है। अब देखो, तुम्हारे ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ रहे थे, इसी के अंदर हमारे आ जाते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, इसी के अंदर आ जाते हैं नेशनल पार्क। ये जो हमारे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इनकी संख्या थी 18। जो हमारे राष्ट्रीय पार्क थे, इनकी संख्या थी 106। जो हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य है, इनकी संख्या है 567। अब आपके पास समझ में आई होगी कि जो हम आपको पूरा चार्ट समझाना चाह रहे थे वो यही है कि हमको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हमने पढ़ लिए, हमने राष्ट्रीय पार्क पढ़ लिए, हमको पढ़ने हैं वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, जिनकी संख्या है 567। ठीक, पूरा चैप्टर को जब आप अच्छे से समझोगे तब चीज़ें समझ में आएंगी, वरना सिर्फ हवा हवा में आप पढ़ते रहोगे। चलिए, तो ये चीज़ आपने देखी। तो टोटल संख्या कितनी है, 567। सामुदायिक रिजर्व कितने हैं, 220। संरक्षण रिजर्व कितने हैं, 105। अब वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में कुछ अंतर होते हैं, जैसे कि अभ्यारण्य में कुछ हद तक मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल आपने ये अच्छे से समझ लिया। चलिए, अब प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हम लोग देखते हैं कैसे। जो हमने जो लिस्ट दी है वो राज्यवार लिस्ट दी है। जैसे राज्यवार लिस्ट दी है, सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बताने से पहले इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो, कुछ हमने जैसे गोवा में आपको महावीर वाला बताया था, अभी बताया था। ठीक है, ये जो है हिमाचल प्रदेश में, जैसे चंद्रताल, ग्रेट हिमालयन, ये सब कहाँ पे स्थित है, हिमालय में। जम्मू कश्मीर वाले देख लो। ठीक है, झारखंड, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य जितने हैं 567 है, तो इतना तो आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना आप डाटा नहीं याद कर पाओगे। तो जो इम्पोर्टेंट डाटा है, जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आता है, तो आप ये वाला चार्ट ना याद करके आप चार्ट याद कर लेना, इसका क्वेश्चन आपका यहीं से निकल आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क वाला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से बेहतर है कि राष्ट्रीय पार्क वाला आप तैयार करोगे तो इससे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, जैसे सिमलीपाल आपने यहाँ पढ़ा, सिमलीपाल, नंदनकाना, ये चिल्का, ये कहाँ, उड़ीसा में है। अब देखो, यहाँ भी देख लो। अब जब हम आप लोगों को बताते हैं, ये देखो, ये उड़ीसा, ये है उड़ीसा में, वही है भितरकनिका। ठीक है, चिल्का, सिमलीपाल। ठीक, तो आप ये वाला चार्ट तैयार करेंगे तो उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में घड़ियालों के बारे में भी पूछता है। तो घड़ियाल के कुछ अभ्यारण्य अलग से हमने आप लोगों के लिए मेंशन कराए हैं। ठीक है, घड़ियालों के लिए, तो घड़ियाल में जैसे गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य राजस्थान में, भितरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में, नंदनकाना वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, सतकोसिया चार्ज वन अभ्यारण्य उड़ीसा में। तो ये वो हैं जो घड़ियालों के लिए हैं। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं, ये घड़ियालों के लिए ही सिर्फ बनाए गए हैं। अब देख लीजिए कि भारत के कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व पढ़ने से पहले हमको ये सूची देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमको सूची देखने की ज़रूरत है। जब हम लोग बाघों की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात ये समझनी है कि जो टाइगर रिजर्व है टोटल 58 हो चुके हैं। अभी तक का अपडेट डाटा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जब आप ये 26वें वीडियो देख रहे हो ना, तो अपडेट डाटा है 7 जून 26 को आप वीडियो देख रहे हो, अपडेट डाटा 58 है। ठीक है, अगर बदलेगा तो आगे नोट्स में हम अपडेट कराते रहेंगे। 58वां कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व एमपी का है, जो इसको 2025 में बनाया गया है। ठीक है, नागार्जुन, ये आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जबकि ओरंग असम का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है।
तो ये भी आपको टाइगर रिजर्व में ये डाटा आपको देखना है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, तो एमपी में है 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, झारखंड में एक है, उत्तर प्रदेश में 235। तो ये जो डाटा है, तो प्लीज़ आप इसको डाटा को इस तरीके से याद करिएगा। मिनिमम आपको स्टार्टिंग के आपको क्या याद करने हैं, स्टार्टिंग के 3 डाटा आपको याद करने हैं और नीचे से 2 डाटा आपको याद करने हैं और सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये वाला डाटा आपको तैयार करना है। तो प्लीज़ आप लोग इसको इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा बाघों का। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि जो प्रमुख बाघ रिजर्व हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में रणथंभौर, सरस्का, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये हैं, ठीक है। एमपी के देख लेते हैं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और तातापानी टाइगर रिजर्व। असम में मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा, ओरंग टाइगर रिजर्व। अभी बताया ना, ये सबसे छोटा है, ये क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व और इसके अलावा गुरु घासीदाम टाइगर रिजर्व जो पूछा जाता है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है, तो ये आपको अच्छे से देख लेने हैं। टाइगर रिजर्व में हमने आप लोगों को सबसे पहले उनकी श्रेणी बताई, कहाँ पे कितने हैं, फिर हमने उनकी आप लोगों को सूची बताई। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वन्य जीव अभयारण्य की कुछ प्रमुख नीतियाँ, जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये नीतियाँ एक वीडियो हम शायद वो अगला ही वीडियो होगा, एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें जो फुटकर वाले चैप्टर्स होते हैं, जैसे प्रमुख नीतियाँ हो गई, प्रमुख प्रोटोकॉल हो गए, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ शब्दावलियाँ हो गई, ठीक है, उसमें हम सम्मिलित कर देंगे। तो उसको भी आप लोग देखेंगे तो फुटकर जो चीज़ें इधर उधर हैं वो सारी एक जगह पे आपको कनेक्ट होकर के मिल जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण परियोजना और कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ। जैसे बाघ परियोजना 1973 में बनाई गई, इंपॉर्टेंट है। लाल पंडा परियोजना, दुधवा मृग परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, गिद्ध परियोजना, गिर परियोजना, हाथी परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, ठीक है। ये सारी वो परियोजना है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे पूछता है बाघ परियोजना 1973 में चालू करी गई, बाघों की संख्या में कमी को रोकना और उनकी संख्या में वृद्धि करना ही इसका मूल उद्देश्य था। लाल पांडा परियोजना 1996 में चालू हुई। लाल पांडा के मुख्य निवासी क्षेत्र 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। दुधवा मृग परियोजना, दुधवा राष्ट्रीय पार्क बारहसिंगा की रक्षा हेतु तो इसको बनाया गया। तो ये कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो परियोजनाएं भी आपको कराई जा रही हैं, तो इनको भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। अगला वीडियो हमने आपको जो बताया ना इम्पोर्टेंट टॉपिक, उस पर आधारित होगा। जितने यूजर नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, वरना ये गुम हो जाएगा चैनल, फिर आप इसको खोजते घूमोगे, वीडियो स्क्रॉल करते घूमोगे। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।